नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। कास क्लासेज का जो अपना पूरा परिवार है वो बेहतरीन होगा, ठीक होगा और बेहतरीन तरीके से वो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय जो कृषि है उसके बारे में समझेंगे। उसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सी ऋतु के अंदर कौन कौन सी फसल बोई जाती है। उन फसलों का, प्रत्येक फसल का अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऋतु के दौरान उसका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो पूरी देखना। हम भारतीय कृषि के ऊपर लगभग 5 से 6 वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। आप लगातार हमारे साथ में बने रहें और देखते रहिए भारतीय कृषि। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 55% जो जनसंख्या है वो आजीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर है। जब जनगणना लास्ट में कब हुई थी? 2011 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें कि भारत के अंदर कितने % लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए कृषि के ऊपर आधारित है, कृषि के ऊपर निर्भर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 55% लोग कृषि के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है भैया? कृषि। इस कृषि के लिए इंग्लिश में एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम है, कृषि के लिए इंग्लिश में एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। कृषि के लिए इंग्लिश में एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एग्रीकल्चर शब्द है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, कृषि के लिए इंग्लिश में एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है और एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक एग्री और एक कल्चर। एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि। ये चीज भी आपने याद रखनी है। यदि हम देखें कि भारत के कुल 100% क्षेत्रफल के अंदर कितने % भाग के ऊपर कृषि की जाती है, कितने % भूमि के ऊपर कृषि आधारित भूमि है, कितने % भूमि के ऊपर कृषि की जाती है, तो भारत में 51% भूभाग के ऊपर की जाती है कृषि। भारत में 51% भूभाग के ऊपर की जाती है कृषि। 4% भाग के ऊपर होता है चारागाह, किया जाता है चारागाह। और 21% भूभाग के ऊपर, 21% भूभाग के ऊपर भारत में मिलते हैं वन। और 24% भूभाग भारत का है बंजर, जो कृषि योग्य नहीं है। तो कितना % हो गया? 100%। भारत के कुल 100% भाग में से 51% भाग के ऊपर की जाती है कृषि और 4% भाग के ऊपर किया जाता है चारागाह की पैदावार की जाती है। 21% भाग के ऊपर भारत में क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। और 24% भूमि कैसी है भारत के अंदर? बंजर भूमि है, जो कृषि योग्य है ही नहीं, जिस पर हम कृषि खेती कर ही नहीं सकते। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी ऋतु के अंदर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, भारत में कितने प्रकार की कृषि ऋतुएं मिलती है। तो भारत में प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, भारत में विशेष रूप से 3 फसल ऋतुएं मिलती है। भारत के अंदर विशेष रूप से कितनी फसल ऋतुएं मिलती है? तो आप बताएंगे 3 फसल ऋतुएं, जिसमें नाम आता है रबी की फसल, रबी की फसल। उसके बाद में नाम आता है जायद फसल, जायद फसल। और उसके बाद में प्यारे स्टूडेंटों नाम आता है खरीफ की फसल। रबी की फसल, जायद फसल और खरीफ की फसल, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जायद फसलों के अंदर तो सिर्फ हम बता सकते हैं कि वनस्पतियाँ, सब्जियाँ और यही ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ें होती है। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जायद फसल के अंदर, वो बताएंगे हम सारी चीज़ें आपको। रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये जो रबी की फसल है भैया, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि रबी की फसलों का टाइम पीरियड क्या है, तो आप बता देना कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद फसलों के पॉइंट की बात करें तो ये अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जून जुलाई में काट ली जाती है। कौन सी फसलें? तो आप बताएंगे जायद फसलें, जो जून जुलाई में काट ली जाती है। उसके बाद में नाम आता है खरीफ की फसलें, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है।
खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलों के अंदर विशेष रूप से आप बाजरा देखते हैं। बाजरा आप देख लीजिए, अभी जून जुलाई के अंदर बाजरा बो दिया और सितंबर के अंत तक या कुछ अक्टूबर के प्रथम आएगा, उस समय तक हम काट लेंगे। तो अगस्त सितंबर तक काट ली जाती है। तो याद रखें, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, अब मार्च अप्रैल में काट ली जाती खरीफ की रबी की फसल। जायद फसलों का पॉइंट की बात करें तो ये अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, 1-2 महीने के अंदर ही। खरीफ की फसलों की बात करें जून जुलाई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर के अंदर ये फसलें काट ली जाती है। बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपने याद रखना है। यदि अगस्त सितंबर ना मिले तो आप अक्टूबर नवंबर को चुनेंगे। खरीफ की फसलों के अंदर अगस्त सितंबर ना मिले तो आप अक्टूबर नवंबर को चुनेंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती हो सकती है एग्जामिनर से कि वो क्या करेगा कि खरीफ की फसलों को पूरे 4 महीने देगा, 4 से 5 महीने देगा, लेकिन 4 से 5 महीना लगता नहीं है। मात्र कितने मंथ लगता है, कितने मंथ का टाइम पीरियड लगता है, तो आप बताएंगे 2 से 3 मंथ का। आपने देखा होगा, बाजरा वगैरह की खेती आप करते होंगे, बाजरा वगैरह आपके क्षेत्र के अंदर होता होगा तो आपने वहां देखा होगा 2 से 3 मंथ ही लगता है। तो यदि वो यहां पर अगस्त सितंबर ना आए तो आप अक्टूबर नवंबर को चुनेंगे। ये फसल जून जुलाई में बोएंगे आप और अक्टूबर नवंबर में काटेंगे। तो इतना वैसे टाइम होता नहीं है, लेकिन हमें बुकों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ज्योग्राफी की जो बुकें हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले प्यारे साथियों इस क्लास में अब हम बात करेंगे किसकी, तो रबी की फसल की बात करेंगे। रबी की फसल, और रबी की फसल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्यान्न फसल गेहूं की। आज हम पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसलों के बाद में हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों के बाद में प्रमुख कृषि क्रांति, बागानी फसलें और रेशेदार फसलें, मतलब बहुत पॉइंट है आगे, आप देखते जाना। फिर कृषि क्रांतियां पढ़ेंगे, फिर पशुपालन पढ़ेंगे, फिर जायद फसलें पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करते चलेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल में सबसे पहले आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसल, और खाद्यान्न फसल में सबसे पहले नाम आता है किसका, गेहूं का। सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे गेहूं का। आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भारत में चावल की फसल के बाद, भारत में चावल की खेती के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है वो कौन सी फसल की जाती है, तो गेहूं की। विश्व में सबसे ज्यादा, भारत में दूसरे स्थान पर किसकी पैदावार होती है भैया, तो आप बताएंगे गेहूं की। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है चीन में, और भारत दूसरे स्थान के ऊपर है। विश्व में सबसे ज्यादा जो गेहूं है इसका उत्पादन कहां होता है, चीन में, और भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन विश्व के अंदर जितना भी गेहूं होता है, लेकिन विश्व के अंदर जितना भी गेहूं होता है उसमें 13% हिस्सेदारी है कौन से देश की, भारत की। तो मतलब विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 13% गेहूं का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो आप बताएंगे भारत में। गेहूं की फसल के लिए तापमान कितना चाहिए, तो गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चाहिए। गेहूं की फसल के लिए वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, तो आप बताएंगे 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए गेहूं की फसल के लिए। गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी के अंदर होती है, तो आप बताएंगे गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है दोमट मिट्टी के अंदर। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार की जाती है। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है कौन सी मिट्टी में, तो आप बताएंगे साथियों दोमट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की फसल की जाती है। उसके बाद में गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, गेहूं की प्रमुख किस्में हैं जिसमें नाम आता है सोनालिका, सोनालिका, अर्जुन, सोनालिका, अर्जुन, कुंदर, कुंदर, भवानी, चंद्रिका, चंद्रिका, कल्याणी और सोना, कल्याणी और सोना। ये चीजें याद रखिएगा, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। सोनालिका, अर्जुन, कुंदर, भवानी, चंद्रिका, कल्याणी और सोना, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं की सबसे उन्नत किस्म जो मानी जाती है, गेहूं की सबसे उन्नत किस्म कल्याणी और सोना बताई जाती है। गेहूं की सबसे उन्नत किस्म जो बताई जाती है वो कल्याणी और सोना गेहूं की उन्नत किस्म बताई जाती है। लेकिन साथियों गेहूं के अंदर एक नोरिन टैन नामक एक बीमारी है, रोग है,
गेहूं के अंदर एक नोरिन टैन नामक का एक रोग है, नोरिन टैन एक रोग है, और ये नोरिन टैन रोग गेहूं में बोनेपन का रोग है। यदि ये रोग हो गया तो गेहूं छोटा रह जाएगा, बोनेपन का रोग है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि रस्ट रोग किससे संबंधित है, तो रस्ट रोग किससे संबंधित है, तो दोस्तों प्यारे साथियों आप बता देना, रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। लेकिन इसी गेहूं के अंदर एक और बीमारी मिलती है जिसका नाम है करनाल बंट। करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे करनाल बंट नामक बीमारी गेहूं से संबंधित है। और करनाल बंट नामक बीमारी किसके कारण होती है, कौन से कवक के कारण होती है, तो टिटेलिया इंडिका, टिटेलिया इंडिका, टिटेलिया इंडिका नामक कवक के कारण ये करनाल बंट नामक बीमारी होती है गेहूं में। और इस बीमारी की खोज पहली बार 1931 के अंदर इस बीमारी की पहली बार खोज की गई थी। अब गेहूं का भारत में यदि देखा जाए कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो एमपी में। 2016-17 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है 2016-17 के अनुसार, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और फिर कई नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा काफी पीछे हो गया, मध्य प्रदेश आगे आ गया है ना, पहले यूपी, पंजाब और हरियाणा था, लेकिन 2016-17 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, तो ये याद रखें, कोई भी कमेंट में ये बकवासबाजी ना करे कि सर यूपी है, नहीं, 2016-17 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश है। और ये चीजें हमने अच्छे तरीके से देखी है, उसी के बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कभी अपने आप में ज्यादा वो बने ओवर स्मार्ट, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान के ऊपर है, पहले हुआ करता था उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, और वो भी सबसे ज्यादा उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा हुआ करता था। कहां, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा होता था पंजाब के अंदर। तो प्यारे साथियों अब हम पढ़ेंगे मोटे अनाज। रबी की फसल के अंदर, खाद्यान्न फसलों के अंदर गेहूं ही एक ऐसी फसल है जो रबी के दौरान बोई जाती है। अब मोटे अनाज, और मोटे अनाजों के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे किसकी, जो फसल रबी की ऋतु के अंदर बोई जाती है। तो मोटे अनाज क्या होते हैं, ये मोटे अनाज जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। मोटे जो अनाज होते हैं इनमें क्या होता है कि पोषक तत्व काफी मात्रा में मिलते हैं। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, और भारत में सबसे ज्यादा मोटे अनाज होते हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में और कर्नाटक में। मोटे अनाज जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जो महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक के अंदर होते हैं। लेकिन प्यारे स्टूडेंटों हम तो रबी की बात कर रहे हैं, रबी की फसल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, रबी की फसल के अंदर ही हम मोटे अनाज पढ़ रहे हैं। और रबी की फसल के अंदर मोटे अनाजों में किसका नाम आता है, तो आप बताएंगे जौ का। देखिए जौ भी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यद्यपि जौ की गिनती मोटे अनाजों के अंदर की जाती है, लेकिन जो एक हड़प्पा कालीन फसल रही है। यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते होंगे तो आपने पता होगा, और यदि आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते तो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा कि एक हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता कालीन एक स्थल पड़ता है बनावली। उस बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा कालीन स्थल जो बनावली है वहां से जौ के साक्ष्य मिले। तो उसी आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जौ एक हड़प्पा कालीन फसल रही है। तो आप पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि जो एक हड़प्पा कालीन फसल है, इस जौ को हम गरीबों का आहार भी कहते हैं, गरीबों का आहार भी कहा जाता है किसको, जौ को। और इसका प्रयोग बियर और विस्की बनाने में किया जाता है। वाह, इसका प्रयोग है वो बियर और विस्की बनाने में किया जाता है, नहीं सेट होने के लिए, बियर और विस्की बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे जौ की फसल के लिए तापमान कितना चाहिए, तो आप बताएंगे 10 से 18 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए। औसत वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, तो 90 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। कौन सी फसल के लिए, तो आप बता देना जौ की फसल के लिए तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए, ये याद रखिएगा। यह एक शीतकालीन फसल है। भाई रबी की फसल हो गई तो ऑटोमेटिक शीतकालीन फसल है, जब ये फसल ही रबी की हो गई तो ये शीतकालीन फसल है। यह एक रबी की फसल है जो सबसे ज्यादा होता कहां पर है, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, और कहां होता है, यूपी में। राजस्थान और यूपी में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें, और दलहनी फसलों के अंदर वो दलहनी फसल पढ़ेंगे जो रबी की ऋतु के अंदर बोई जाती है। ठीक है, दलहनी फसलों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो एक बार देखें।
दलहनी जो फसलें हैं, देखें एक बार, दलहनी फसलें, यदि बात की जाए कि विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप बताएंगे भारत। भारत विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक देश रहा है, और जो अधिकतर दालें होती हैं वो फलीदार पौधों के रूप में मिलती है। दालों के अंदर काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन भारत का जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है, भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के 11% भाग के ऊपर, भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के ऊपर 11% भाग के ऊपर दालें की जाती है। दालों में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट आता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है। ये दो दलहनी फसल होती है, इन दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा अधिक होती है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन को स्थितीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन को इकट्ठा करने की क्षमता दलहनी फसलों में अधिक होती। क्यों होती है? दलहनी फसलों के अंदर मिलता है कोबाल्ट नामक तत्व, कोबाल्ट नामक तत्व मिलता है कौन सी फसलों के अंदर? दलहनी फसलों में। और ये कोबाल्ट नामक जो तत्व है, ये वायु से नाइट्रोजन को सिंचित करता है। वायु से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सिंचित करने वाली फसलें कौन सी है? वायु से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का सिंचित कौन सी फसलें करती है, तो आप बताएंगे दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के अंदर जो कोबाल्ट नामक तत्व होता है वो वायु से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन को सिंचित करता है, और वो नाइट्रोजन को सिंचित करके उस नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में भेज देता है, दलहनी फसलों की जड़ों में भेज देता है। और दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो राइजोबियम है। दलहनी फसलों के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु, जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोबाल्ट नामक आवश्यक तत्व ने क्या किया कि पौधों वायु से नाइट्रोजन ली, वो पौधों की जड़ों में इकट्ठा की। पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है। ये राइजोबियम जीवाणु धीरे धीरे करके उस नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाता रहता है। तो क्या होता है कि यदि किसी फसल के अंदर ये क्षमता है, यदि किसी फसल के अंदर ये गुण है कि वो वायु से ज्यादा नाइट्रोजन को इकट्ठा कर लेगी, वायु से नाइट्रोजन को सोख लेगी, तो उन फसलों के अंदर ज्यादा उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअल में उसने नाइट्रोजन काफी मात्रा में ले लिया तो हम नाइट्रोजन क्यों डालेंगे? तो ये याद रखिएगा, ये क्षमता सिर्फ होती दलहनी फसलों के अंदर। दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा अधिक होती है। दलहनी फसलों में कोबाल्ट नामक आवश्यक तत्व मिलता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सिंचित करता है, पौधों की जड़ों में सिंचित करता है। और दलहनी फसलों के पौधों की जड़ों के अंदर जो जीवाणु मिलता है वो राइजोबियम जीवाणु। भारत में सबसे ज्यादा दलहनी फसलें मध्य प्रदेश में होती है। भारत के कुल शस्य क्षेत्रफल के 11% भाग के ऊपर कौन सी फसलें होती है? दलहनी फसलें होती है। अब दलहनी फसलों के अंदर वो फसल जो रबी की ऋतु के अंदर बोई जाती है, दलहनी, क्योंकि रबी की फसल का ही जिक्र कर रहे हैं। दलहनी फसलों के अंदर वो फसल जो रबी की ऋतु के अंदर बोई जाती है, तो उसमें नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे चना का नाम आता है। चना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चना जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चना जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। लेकिन जब हरित क्रांति नहीं आई थी, यह मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। चना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और यह विशेष रूप से वर्षा पर आधारित है। जब भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में चना की पैदावार होती थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का आगमन हुआ भारत के अंदर, हरित क्रांति ने पैर जमाया भारत के अंदर, किसकी पैदावार घट गई? चने की पैदावार घट गई। और किसकी पैदावार बढ़ गई थी? तो गेहूं की पैदावार अधिक हो गई थी। यह सर्वाधिक मात्रा में जो चना है, सर्वाधिक मात्रा में कहां होता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ये चना है, ये सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चने की पैदावार होती है। तो ये चीज भी आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से अपने दिमाग में याद रखनी है। चना उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये विशेष रूप से वर्षा पर आधारित है। हरित क्रांति के बाद चने की फसल के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है। चना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर होता है, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का जिक्र करें, तिलहन फसलों का जिक्र करें तो ये फसलें भारतीय भोजन में वसा का भंडार होती है। भारतीय भोजन के अंदर वसा का भंडार कौन सी फसलें समझी जाती है? तो आप बताएंगे तिलहन फसलें।
भारत के कुल शस्य क्षेत्रफल के, भारत का जो कृषि योग्य भूमि है उसके कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भूभाग के ऊपर कौन सी फसलें की जाती है? तो आप बताएंगे तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में जिसमें नाम आता अरंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, ये सभी कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें, याद रखना है। और तिलहन फसलें भारतीय भोजन में वसा का भंडार समझी जाती है और भारत के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उसके 14% भाग के ऊपर तिलहन फसलें होती है। तिलहन जो फसलें हैं वो सबसे ज्यादा कहां होती है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन अब हम ऐसी तिलहन फसल का जिक्र करेंगे, वो तिलहन फसल जो रबी की ऋतु के अंदर बोई जाती है। तो रबी की ऋतु के अंदर जो तिलहन फसल बोई जाती है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे सरसों। रबी की ऋतु के अंदर जो तिलहन फसल बोई जाती है वो कौन सी है भैया? तो आप बता देना सरसों। सरसों के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है भारत का। सरसों के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है किसका? तो आप बताएंगे भारत का विश्व में पहला स्थान है। सरसों के लिए तापमान की क्या आवश्यकता होती है? सरसों के लिए तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उस जगह का। सरसों के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 70 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। लेकिन जब सरसों वगैरह बोई जाती है तो इसके साथ में, सरसों के साथ में राई और तोरिया भी बोया जाता है। राई और तोरिया भी बोया जाता है किसके साथ में? सरसों के साथ में। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना सरसों की प्रमुख कुछ किस्में हैं। वैसे सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होता है यदि पूछे आपसे तो सबसे ज्यादा राजस्थान वगैरह में सरसों होता है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में भी काफी मात्रा में सरसों वगैरह होता है, ये भी याद रखिएगा। तिलहन फसल है, सरसों मध्य प्रदेश वगैरह में भी काफी मात्रा में मिलेगा आपको ये चीज भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। यह भी एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यह भी एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है सरसों। और इसकी जो क्या है वो देखें एक बार, किसमें? पीताम्बरी, जय किसान, पूसा और पूसा ब्रोल्ड पीताम्बरी, जय किसान, पूसा और पूसा ब्रोल्ड, ये सरसों की प्रमुख किस्में हैं। लेकिन सरसों की जो पीली किस्म है वो कौन सी है? पीताम्बरी सरसों की पीली किस्म है। तो दोस्तों ये रबी की फसलें थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम खरीफ की फसलों के बारे में बात करेंगे। खरीफ की फसलों में भी सबसे पहले हम खाद्यान्न फसल का जिक्र करेंगे, फिर मोटे अनाजों का जिक्र करेंगे, फिर दलहन, फिर तिलहन। उसके बाद में हम बात करेंगे मसालों का, रेशेदार फसलों का, बागानी फसलों का, कृषि क्रांतियों का, सभी चीजें पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। काश क्लासेस का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ में आप लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।